जय हिंद, वंदे मातरम, खमा गणे। दोस्तों, साथियों और प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य कारणों से पिछले कुछ समय से हम क्लास नहीं बना पा रहे थे। अब स्वास्थ्य उत्तम है, अब से आपको रेगुलर क्लासें मिलती जाएँगी। तो हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका पढ़ रहे थे। उसके अंदर राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, 2 पार्ट अपन ने कर लिए थे। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, फिर उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। अब हम उसी को रेगुलर कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। अब से हम पहले आपको समझा देंगे, क्या-क्या चीज़ें हैं वो पहले समझा देंगे और फिर बाद में बोर्ड पे लिख देंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो इससे एक तो समझाने में आसानी रहेगी और दूसरा मुख्य उद्देश्य समझाना है आपको, नहीं कि चीज़ें रटवा देना, लिखवा देना। देखिए इतनी सारी चीज़ें ना तो लिख पाते हैं, ना कोई कर पाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूँगा, फिर आपको वो चीज़ पूरे कांसेप्ट यहाँ लिखवा दूँगा, ताकि आप उसके स्क्रीनशॉट लेकर आराम से आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नोट की हुई चीज़ें ही आपको याद रहेंगी, अगर आप नोट नहीं करेंगे, तो ली हुई क्लास आपके किसी काम नहीं आएगी। तो चलिए, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहले राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा लंबे समय का अंतराल आ गया, तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें आप भूल गए हों, तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं उसका। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि शासन के संचालन के लिए संविधान होता है, संविधान के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। उसमें कार्यपालिका भाग 5 में दी गई है। भाग 5 में कार्यपालिका जो है वो 52 से 78 तक है। भाग 5 52 से लेकर 151 तक है अनुच्छेद, और 52 से लेके 78 तक तो जो है वो केंद्रीय कार्यपालिका है। केंद्रीय कार्यपालिका में हमने सबसे पहले राष्ट्रपति लिया है। राष्ट्रपति जो 52 से लेकर 62 तक, अनुच्छेद 52 से 62 तक है। 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में दिया गया है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। 54 में निर्वाचक मंडल दिया गया है, जिसमें अपने निर्वाचित सांसद और निर्वाचित एमएलए, एमएलए जो विधानसभा से आते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए और केंद्र की संसद के निर्वाचित एमपी इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधान सभाएँ हैं, उनके सदस्य जो 17वां संविधान संशोधन 1992 में उसको शामिल किया गया। ठीक है। फिर 55 में आ जाते हैं निर्वाचक प्रक्रिया। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का, और मतदान जो है वो गुप्त होता है। गुप्त मतदान के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। फिर आ जाती है 56, 5-6 साल कार्यकाल। 56 5-6 साल कार्यकाल, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 साल तक होगा। सामान्यतः 5 वर्ष होता है। उसके अलावा वह इस 5 वर्ष की अवधि से पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं, या फिर महाभियोग के द्वारा उनको पद से पद से हटाया भी जा सकता है। महाभियोग शब्द का उल्लेख सबसे पहले 56 में किया गया है, और महाभियोग की पद्धति क्या होगी, कैसे होगी, वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखना। फिर 57 57 के अंतर्गत पुनर्निर्वाचन आ जाता है, जिसमें राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते, कोई भी एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, एक व्यक्ति कितनी भी बार, जितनी बार वो चाहे बन सकता है, अगर संसद और अपनी विधानमंडल है, जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, वो उसको अगर जब तक चुनते हैं, तब तक वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। 58 5वीं-8वीं योग्यता बताई थी आपको। तो आर्टिकल 58 के अंतर्गत योग्यता दी गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरे, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, तीसरी जो वो है कि वह किसी लाभ के पद पे ना हो। चौथा जो दिया गया है, चौथी उसकी शर्त दी गई है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखना, हमेशा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति के लिए यही आएगा। जो उपराष्ट्रपति है उसके लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसआई के अंदर पूछा हुआ है शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ गच्चा मत खा जाना, ये है कॉम्पिटिशन का जो एग्जाम है ना, वो केवल शब्दों का खेल है, लैंग्वेज का खेल है। अगर शब्दों को पकड़ गए तो आप आसानी से कर पाएँगे। शब्द जो एग्जामिनर जो होता है वो शब्दों के माध्यम से खेलता है और घुमा देता है। ठीक है। 59 में शर्तें दी गई हैं। 60 में शपथ दी गई है। शपथ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अन्य न्यायाधीश जो भी हो, वो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। 61 में महाभियोग प्रक्रिया है, और 62 में दिया गया है
कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्ष के भीतर-भीतर करा लिया जाना चाहिए। अगर 5 वर्ष से पहले नहीं कराया जाता है किसी वजह से, तो अगले 6 माह में अनिवार्य रूप से करवा लिया जाना चाहिए। ये 52 से 62 तक अपने अनुच्छेद हो गए। अब फिर उसके बाद अपन ने कार्यपालिका शक्ति पढ़ी थी। कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहले आर्टिकल 53 53 में दिया गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है। 53 के बाद आ जाते हैं अपन आर्टिकल 77 77 77 में दिया गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। आर्टिकल 78 जिसमें वह प्रधानमंत्री से प्रशासन से संबंधित सूचना मांग सकता है। 78 में यह दिया गया है। फिर एक आर्टिकल 263 जिसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्यों के जो सीएम हैं वो उसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं। देखिए कितने कम समय में रिवीजन हो गया। पीछे की 2 क्लासें हैं, दोनों क्लासों का रिवीजन इसमें आ गया। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन के बिना चीज़ें याद नहीं होती हैं। कुछ भी हो, बिना रिवीजन के अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो आपके याद नहीं होंगी। बार-बार रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब आप नोट करके देख लीजिए अब कितना टाइम लगा अपन को। अब अपन आगे की शक्तियाँ पढ़ लेते हैं, जिसमें कार्यपालिका शक्तियाँ हो गई, आर्टिकल 53, 77, 78 और 263। विधायी शक्तियों में अपन आ जाते हैं। देखिए विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति। विधायी शक्ति जिसके अंतर्गत जो विधान बनाया जाता है, कानून बनाए जाते हैं, उससे संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो विधायी शक्तियाँ हैं। और न्यायिक शक्ति जिसमें राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं। दोनों में मामूली डिफरेंस है, इसको समझना। विधायी शक्ति के अंतर्गत सबसे पहले आती है आर्टिकल 79। अनुच्छेद 79 जो है उसमें उल्लेख किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो 79 संसद से संबंधित है और संसद में आते हैं राज्यसभा, प्लस लोकसभा, प्लस राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो आर्टिकल 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति खुद संसद का सदस्य है, संसद का भाग है। आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। उन 12 सदस्यों का की जो योग्यता है वो कहां से होंगे? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा जिनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा जिनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से हो। अस्सी के बाद है आर्टिकल 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद का अधिवेशन आहूत करता है, उसका सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। ये अनुच्छेद 85 में दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 86 86 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो संदेश भेज सकता है और अभिभाषण जारी कर सकता है। 87 एक अपन ने 78 पढ़ा था, इसको ठीक पलट दिया जाता है, 87 बन जाता है। 78 में तो वह सूचना प्राप्त करता है, मतलब प्रधानमंत्री से प्रशासन से संबंधित सूचना प्राप्त करता है। और अगर उसको पलट दिया जाए मतलब वहां उसको सुनने का अधिकार है, यहाँ बोलने का अधिकार है।
77 में सुनेगा, 78 में बोलेगा। यहाँ एक तो वर्ष के पहले अधिवेशन, जो पहला सत्र बुलाया जाता है संसद का, उसमें विशेष अभिभाषण, उसमें और लोकसभा के आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उसमें, दोनों में 87 के अंतर्गत वह विशेष अभिभाषण जारी करता है। फिर आता है आर्टिकल 91। अनुच्छेद 91 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के समय राज्यसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक सभापति के रूप में नियुक्त करता है। अनुच्छेद 95 सेम, ये राज्यसभा से संबंधित है, ये लोकसभा से। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के समय लोकसभा के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आर्टिकल 103। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह 103 में दिया गया है। यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। फिर आता है 108। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है 108। 108 नंबर से एम्बुलेंस से याद रख सकते हैं कि 108 किसी भी साधारण विधेयक पर, याद रखना केवल साधारण विधेयक पर, ये जो संसद संविधान संशोधन विधेयक हो या धन विधेयक हो उस पे नहीं होता, केवल साधारण विधेयक पे राज्यसभा और लोकसभा पे अगर मतभेद हो जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 108 के अंतर्गत आप याद रख सकते हैं 108 नंबर एम्बुलेंस के होते हैं। तो एम्बुलेंस में डॉक्टर अवेलेबल होता है, जो स्टाफ होता है वो अवेलेबल होता है और उसमें पेशेंट होता है, दोनों मिलकर किसी चीज का सोल्यूशन निकालते हैं। और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, वहां पे मतदान होता है, अगर बहस होगी तो मतदान होगा, मतदान होगा तो राज्यसभा के सदस्य कम है, लोकसभा के ज्यादा है, तो ज्यादा सदस्य लोकसभा के होने के कारण चलेगी किसकी, लोकसभा की। तो राज्यसभा चाहे ना कहे चाहे कुछ भी कहे, इतना पावर नहीं होता। साधारण विधेयक के ऊपर लोकसभा का बहुमत के आधार पर डिसीजन होगा तो लोकसभा यहाँ जीत जाएगी और कानून लोकसभा के मतलब लोकसभा की के अनुसार ही पारित हो जाएगा। अगला आर्टिकल है 111। अनुच्छेद 111 में उल्लेख किया गया है संसद से जो भी विधेयक संसद से जो विधेयक पारित होते हैं उनको राष्ट्रपति के पास 111 के अंतर्गत भेजा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वह कानून बन जाता है। नेक्स्ट लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण 123। अनुच्छेद 123 1 2 3 गो, याद रखना इसको 1 2 3 गो। तो अनुच्छेद 123 जो है उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, जिसके अंतर्गत अगर संसद सत्र में ना हो, मान लो अभी सत्र अभी अभी पूरा हुआ है, उसके बाद किसी अकस्मात किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। वो अध्यादेश जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे संसद का बनाया हुआ कानून, कोई भी कानून काम करता है। उसकी अवधि अधिकतम 6 माह होती है, क्योंकि 6 माह के अंतर्गत साल में 2 अधिवेशन जरूरी होते हैं, 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है। तो 6 माह के अंतर्गत अंदर अंदर संसद का अधिवेशन आहूत कर लिया जाएगा। जैसे ही संसद का अधिवेशन आहूत किया जाता है तो इसको जो अध्यादेश जारी किया गया है उसको या तो अनुमति मिल जाएगी या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 6 सप्ताह के अंतर्गत 6 माह के अंदर अंदर होना जरूरी है। दूसरा संसद का सत्र हो जाता है और संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर भीतर जो अध्यादेश जारी किया गया है उसको अनुमति मिलना आवश्यक है संसद की। अगर नहीं मिलती है तो वह अध्यादेश अपने आप स्वतः ही निरस्त हो जाता है। ये अपनी हो गई विधायी शक्तियां। अब आ जाती हैं न्यायिक शक्तियां, न्याय करने की। तो न्यायिक शक्ति में सबसे पहला अनुच्छेद आता है महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 72 72। 72 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है
कि वह किसी भी अपराधी को, भले ही वो मृत्युदंड प्राप्त हो, फांसी की सजा उसे मिल चुकी हो, राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को कम कर सकते हैं, सजा को बदल सकते हैं या फिर उसे बरी कर सकते हैं। जो चाहे कर सकते हैं राष्ट्रपति। हालांकि ये जितनी भी सारी शक्तियां मैं आपको बता रहा हूं जो दी गई है राष्ट्रपति को, वो सारी की सारी शक्तियां अपने जो मंत्री परिषद है अपनी, उसके अंतर्गत आती है, मतलब संसद के अधीन है। तो इसमें आर्टिकल 72 के अंतर्गत वह किसी भी सजा को कम कर सकता है, बदल सकता है या फिर उसको बरी कर सकते हैं। फांसी की सजा प्राप्त अपराधी को भी यहाँ निर्दोष किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको उसकी सजा माफ कर सकते हैं। दूसरा अनुच्छेद आता है 143, 143। इसको अपन याद रखेंगे, आई लव यू कनाडा। एक सौ 43 आई लव यू कनाडा, इसका तात्पर्य ये है कि यह कनाडा से लिया गया है। एक अनुच्छेद 143 का प्रावधान हमने कनाडा से किया है। यह न्यायिक शक्ति है, आई लव यू कनाडा, याद रह जाएगा, आई लव यू कनाडा। आप सारे आर्टिकल भूल जाएंगे, अगर सारे भूल गए तो भी आपको ये याद रहेगा। याद कराना एक अध्यापक की जिम्मेवारी होती है, मैं पूरी जिम्मेवारी ले रहा हूँ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपनी जो ली हुई क्लासेस के माध्यम से 99% क्वेश्चन इसी में से बनेंगे, एसआई हो चाहे आरएस प्री हो। प्रीलिम्स तक की अपन पूरा कह सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन अगर गलती से बाहर चला जाए अलग बात है, वो बाहर कौन से क्वेश्चन जाएंगे, जैसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, पीछे एक पूछा था कि कौन सा इनमें से कौन सा जो है वो आरपीएससी का सदस्य रहा हुआ है, वो फिर यूपीएससी का भी सदस्य रहा, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो क्वेश्चन तो देखो, इन चीजों को रटने में कोई फायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, वो क्वेश्चन सबका गलत होगा। तो वो अगर गलत हो जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, गलत नहीं है उसको छोड़ दो। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले पर परामर्श ले सकता है। लेकिन यह परामर्श जो है वो बाध्यकारी नहीं है कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बाध्यकारी नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसका परामर्श देता है तो उसको ग्रहण करने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मतलब बाध्यकारिता दोनों तरफ ही नहीं है। लेकिन अगर मामला 1950 से पहले का हो, अगर 1950 से पहले के किसी मैटर में अगर वह परामर्श मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है, ये जरूर ध्यान रखना। अब आ जाती है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के नाम से बजट रखा जाता है। दूसरा, जो अपनी आकस्मिक निधि है उस पर पूरा पूरा नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। तीसरा है, धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही लोकसभा में रखा जाता है, मतलब धन विधेयक पर पहले अनुमति ली जाती है राष्ट्रपति की, उसके बाद लोकसभा में रखा जाता है। चौथा इसमें है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये अपनी आज वित्तीय शक्ति तक अपन ने पढ़ लिया। सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्ति, राज्य से संबंधित शक्ति और वीटो की शक्ति, ये अपन अगली क्लास में कर लेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और आगे की क्लासेस
करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। गुरुकुल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत हमेशा रहेगा।